हेलो एवरीवन, खमाखणी एंड वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ रियल हॉरर स्टोरीज। आगे फिर से मैं आप लोगों के सामने एक और इंटरेस्टिंग पैरानॉर्मल एक्सपीरियंस लेकर। ओडिशा का मयूरभंज जिला पहाड़ों और घने जंगलों से घिरा हुआ एक ऐसा इलाका जहां पर जंगल के बीच में ही बहुत से आदिवासी कबीले रहते हैं। ऐसे ही एक छोटे आदिवासी गांव में ये घटना घटित हुई थी। रात में ये इलाका पूरी तरह अंधेरे में डूब जाता है और उस टाइम पर वहां पर लाइट का भी कुछ खास प्रबंध नहीं था। यहाँ के ज्यादातर गांव वाले खेती पर निर्भर थे। कुछ लोग जंगल से महुआ, सालबीज और शहद लाकर भी बेचा करते थे। इस कहानी की शुरुआत होती है अरुण से। अरुण इसी गांव में पैदा हुआ था, लेकिन छोटी उम्र में ही वो शहर चला गया था। अरुण की पूरी परवरिश शहर में ही हुई थी और साल में एक दो बार वो कुछ दिनों के लिए अपने गांव आया करते थे। अरुण के पिता का सपना था कि गांव के बच्चों को भी शिक्षा मिले। वो हमेशा अरुण से यही बात कहा करते थे कि बेटा, तुझे तो मैं शहर ले आया, लेकिन हमारे गांव के बच्चे पढ़ लिख नहीं पाते हैं क्योंकि वहां कोई स्कूल नहीं है। और उनके गुजर जाने के बाद अरुण जब बड़ा हुआ तो वो लौट कर आया। उसके मन में एक ही सपना था कि गांव में कुछ बदलाव आए। अरुण भी अब अपने पिता की तरह यही चाहता था कि गांव के लोग पढ़ लिखकर दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर चलें। और इसलिए अपने प्राइवेट स्कूल में टीचर की नौकरी को छोड़कर अरुण अपने गांव वापस आ जाता है। एक एनजीओ की मदद से वो अपने गांव में एक स्कूल का काम शुरू करने वाला था। लेकिन इस नेक काम को करते हुए भी अरुण को सामना करने पड़ा एक ऐसे राज का जिसने उसकी सोच को हिलाकर रख दिया। तो क्या हुआ अरुण के साथ, आइए सुनते हैं इस कहानी में आगे बढ़े उससे पहले अगर आपके पास भी कोई रियल सुपरनेचुरल एक्सपीरियंस है या फिर इंटरेस्टिंग स्टोरी है तो आप हमारी इन दी गई आईडीज पर हमसे शेयर कर सकते हैं। और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं या पुराने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कहानी आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। ये सारा इंसिडेंट हमारे साथ अरुण ने शेयर किया है और इसका स्क्रीनशॉट अभी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। आइए बढ़ते हैं कहानी में आगे। तो अरुण जब अपने गांव पहुंचा तो वहां उसे उसका दोस्त संदीप मिलता है। अरुण का जो पुराना घर था वो अब रहने लायक नहीं था, तो वो संदीप के यहाँ पर ही ठहरता है। और खाने के बाद जब दोनों दोस्त अपने घर के आंगन में बैठे थे तो अरुण ने संदीप से कहा कि हम कल सुबह स्कूल की जमीन के सिलसिले में बात करने के लिए जिला अधिकारी के पास चलेंगे। अरुण ने जिला अधिकारी से पहले ही बात की हुई थी स्कूल के लिए और एक्चुअली उन्होंने ही उसे बुलाया था। ये कहा था कि उनके पास एक खाली जमीन आई है और अगर अरुण चाहे तो वो उस जमीन के ऊपर स्कूल बना सकता है। संदीप भी उसकी बात पे हामी भरता है और बातचीत करने के बाद दोनों दोस्त सोने के लिए चले जाते हैं। अगले दिन सुबह तैयार होकर दोनों जिला कार्यालय के पास पहुंचते हैं और उस अधिकारी से मिलते हैं। अधिकारी अरुण को एक जमीन के बारे में बताता है जो कि कई सालों से खाली पड़ी है, काफी बड़ी है और स्कूल के लिए वो बिल्कुल परफेक्ट है। उस जमीन के बारे में जानने के बाद संदीप उस अधिकारी से कहता है, मगर वो जमीन तो सही नहीं है, वहां स्कूल कैसे बनाएंगे? तो वो अधिकारी कहता है कि उन्होंने जमीन के मालिक के बारे में जांच की थी, मगर कुछ मिला नहीं और अब वो जमीन सरकारी तौर पर खाली पड़ी है। और कहा, तुम आज के जमाने में ये पुरानी कहानियों से डरते हो। वो जमीन सही है और गांव के अंदर ही है। तुम तैयारी शुरू करो। और वहां स्कूल बनाने की मंजूरी का लेटर वो साइन कर देते हैं। अरुण भी उस जमीन के लिए राजी हो जाता है और उसके बाद रजिस्ट्रेशन वगैरह का प्रोसेस चलता है और वो अधिकारी अरुण को अपना काम आगे बढ़ाने को कहता है क्योंकि वो भी यही चाहता था कि गांव के अंदर स्कूल बने। दूसरी तरफ इस जमीन की बात सुनकर संदीप का मन थोड़ा बेचैन था। दोनों दोस्त शाम तक घर लौटते हैं और अगले ही दिन अरुण कुछ मजदूरों को लेकर उस जगह की साफ सफाई करने की सोचता है ताकि उसे क्लियरली ये अंदाजा हो पाए कि जमीन का साइज क्या है, कितनी जमीन उसे मिली है और किस तरह से उस पर स्कूल डिजाइन होगा। अगली सुबह 8 बजे के आसपास मजदूरों के साथ वो दोनों दोस्त उस जमीन पर पहुंचते हैं। वो जगह गांव से थोड़ी ही दूर थी, जंगल की तरफ। खुली हवा, बिल्कुल जमीन जो थी जंगल से जस्ट टच होकर थी, उसके बाद ही आप मान लो कि थोड़ा दूर जाके जंगल शुरू हो जाता था। बिल्कुल हरी भरी जगह थी। अरुण वहां उस जमीन के पास पहुंचा और वहां खड़ा होकर वो अपने स्कूल बनने के सपने की कल्पना कर रहा था।
लेकिन तभी एक मजदूर उसके पास आया जिसकी उम्र करीबन 40 साल के आसपास होगी, और वो आकर अरुण से बोला, साहब, ये जमीन ठीक नहीं है। अरुण ने चौंक कर पूछा, क्यों? तो मजदूर ने कहा कि बहुत साल पहले यहाँ इस जमीन में बीच में एक घर था, और कुछ साल पहले यहाँ एक लड़की की मौत हुई थी। उस लड़की की मौत के बाद उसका परिवार यहाँ से चला गया, और तब से लेकर अब तक ये जमीन ऐसे ही खाली पड़ी है। अरुण उसकी बातों को चुपचाप सुन रहा था। मजदूर ने फिर कहा, पूरा गांव जानता है साहब, उसकी मौत के बाद उसकी आत्मा यहीं भटकती रहती है। रातों में आवाजें आती है, कभी कभी उसके पायल की, कभी कभी उसके रोने की आवाज, और कई लोगों ने तो उसे देखा भी है। अरुण उसकी बात सुनकर मुस्कुरा दिया और बोला, ये सब बेकार की बातें हैं। अगर कोई है भी तो वो भी इसी स्कूल में पढ़ लेगा। तुम जाओ, अपना काम करो। और ये बात सुनकर मजदूर अपना सा मुंह लेकर फिर से अपने काम में लग गया। शाम तक काम खत्म करके ये सभी लोग घर चले आते हैं। दिन भर की थकान के बाद अरुण और संदीप भी सोए हुए थे। संदीप गहरी नींद में सो रहा था, लेकिन अरुण को ठीक से नींद नहीं आ रही थी। वो बिस्तर पर लेटे लेटे करवटें बदल रहा था, और उसके जहन में उस मजदूर की बातें चल रही थी। बहुत देर बाद अरुण को नींद आई, पर जैसे उसे नींद आई, उसे एक अजीब सा सपना आया। सपने में वो उसी जमीन पर खड़ा था जहां वो स्कूल बनाने की प्लानिंग कर रहा था। चारों ओर घना जंगल, और उसके सामने दूर एक लड़की बैठी हुई थी। लंबे खुले बाल, सफेद सी धुंधली सी पोशाक, और पैर इतने गंदे जैसे वो कहीं बहुत दूर जंगल में कीचड़ में भटक के आ रही हो। वो लड़की बैठे हुए रो रही थी। अरुण धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ा, और जब वो उसके करीब पहुंचा तो वो लड़की खड़ी हुई, और वो अरुण की तरफ तेजी से बढ़ने लगी। और जैसे ही वो उसकी तरफ बढ़ी, उसके पास में आई, इतने में ही अरुण की नींद टूट गई। तो समझ में नहीं आया कि उसने ये कैसा सपना देखा। इतना रियलिस्टिक सपना था कि जैसे वाकई में अरुण उस जमीन पर खड़ा हुआ था, और वो लड़की उसकी तरफ बढ़कर आई थी। इसके बाद पूरी रात अरुण को नींद नहीं आई। अगले दिन सुबह अरुण और संदीप चाय और नाश्ता करके फिर से स्कूल के जमीन के पास पहुंचते हैं। उस जगह पर आज मजदूरों ने झाड़ियों को काटना शुरू कर दिया था। अरुण और संदीप चारों तरफ घूमकर देख रहे थे कि तभी अरुण की नजर अचानक से एक कोने में पड़े एक खड्डे पर पड़ी। एक्चुअली वो एक खड्डा नहीं था, वो एक सूखा कुआं था। अरुण वहां उस कुएं के पास पहुंचा, और उसने देखा कि उस कुएं के किनारे टूटे हुए थे, अंदर घना अंधेरा था, और ऊपर कटीली झाड़ियां फैली थी। कुआं देखने के बाद अरुण मजदूरों को उसे साफ करने को बोलता है, लेकिन अरुण की बात सुनते ही मजदूर एक दूसरे को देखते हुए पीछे हट जाते हैं। सभी मजदूरों ने इस कुएं में उतरने से मना कर दिया था। अरुण ने उनसे पूछा कि तुम लोगों को दिक्कत क्या है, बस ये झाड़ियां ही तो हटानी है। तभी उनमें से एक मजदूर बोला, साहब, इसी कुएं में तो श्रद्धा की मौत हुई थी। अरुण ने फिर उनसे पूछा, उसकी मौत कैसे हुई? तो उस मजदूर ने कहा, ये तो कोई नहीं जानता साहब कि वो कैसे गिरी, लेकिन जब वो मिली तब तक उसकी मौत हो चुकी थी, और उसके बाद से ही इस जगह को कोई हाथ नहीं लगा था। अब उनकी बात सुनकर अरुण समझ गया था कि ये लोग काम नहीं करेंगे। अरुण ने मजबूरी में ही कहा, अच्छा ठीक है, इस कुएं को ऐसे रहने दो, और बाकी सारा काम तुम कर लो। अब शाम होते होते उस जमीन के सफाई का काफी हिस्सा पूरा हो गया था, और अब स्कूल के लिए जो जमीन उनको मिली थी वो उनको प्रॉपरली दिखाई दे रही थी। अपना आज का काम खत्म करके सारी टीम वापस से घर लौट आती है। शाम को खाना खाने के बाद जब दोनों दोस्त आंगन में चारपाई पर बैठे थे, तब अरुण संदीप से पूछने लगा, भाई, ये श्रद्धा कौन थी, और ये सारे मजदूर उससे इतना डर क्यों रहे थे? तो संदीप ने फिर बताया कि यार, एक कहानी है जो उस जगह से जुड़ी हुई है। जब मैं छोटा था तो मुझे याद है, उस जमीन पर शंकर साहू नाम के एक आदमी का परिवार रहता था, और ये श्रद्धा कोई और नहीं, उसकी ही बेटी थी। संदीप बताता है कि उसको इतना याद है, श्रद्धा की मौत से कुछ दिन पहले उसके घर वाले उससे मारपीट कर रहे थे, क्योंकि श्रद्धा किसी लड़के से प्यार करती थी,
लेकिन उसके अगले दिन खबर मिली कि श्रद्धा घर से भाग गई है। शंकर साहू का परिवार श्रद्धा को गांव में और आसपास ढूंढने लगा, लेकिन उसको कुछ पता नहीं चला। लेकिन 2 या 3 दिन के बाद गांव का एक आदमी नोटिस करता है कि शंकर साहू के घर के पास जो कुआं है उससे बहुत गंदी बदबू आ रही है। और वहां जाकर ठीक से देखने पर पता चलता है कि अंदर किसी की लाश पड़ी है। पूरे गांव में ये खबर फैल जाती है, और जब उस लाश को बाहर निकाला जाता है तो पता चलता है कि वो किसी और की नहीं बल्कि श्रद्धा की लाश थी। सबको ये लगा कि श्रद्धा उस सूखे कुएं में गिरकर मर गई। उसकी ये बात सुनकर अरुण ने फिर से संदीप से पूछा, तो फिर उसके परिवार के साथ क्या हुआ? वो लोग ये जगह छोड़कर क्यों चले गए? तो संदीप ने धीरे से कहा, बस यहीं से सब शुरू हुआ। श्रद्धा की मौत के बाद उसके घर वालों का उस घर में रहना मुश्किल हो गया। श्रद्धा की मौत के बाद घर में अब शंकर साहू, उनकी पत्नी कमला और उनका बेटा रघु थे। उसकी मौत के बाद पहले कुछ दिनों तक तो सिर्फ रोना धोना हुआ, और उसके बाद घर में अजीब सी खामोशी छा गई थी। धीरे धीरे इनके घर में अजीब चीजें होने लगी। रात को कमला साहू को लगता था कि उसकी चारपाई के आसपास कोई चल रहा है। कभी रसोई में थाली गिरने की आवाज आती तो कभी दरवाजा अपने आप खुल जाता। शंकर साहू इसे हवा या दुख का असर मानकर नजरअंदाज करने की कोशिश करता रहा, लेकिन कमला के चेहरे से नींद गायब हो चुकी थी। एक रात कमला ने शंकर को जगाया, और जब शंकर उठा तो कमला बेहद डरी हुई थी। शंकर ने उससे पूछा, क्या हुआ? तो कमला ने बताया कि उसे लगा कि कोई उसका नाम पुकार रहा है। उसकी बात सुनकर शंकर ने उससे कहा कि इतनी रात में तुम्हें कौन बुलाएगा? लेकिन कमला मानने को तैयार नहीं थी, और उसके मन की शांति के लिए उसने पूरे घर में देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। शंकर ने फिर समझा बुझा के कमला को सुला दिया। कुछ हफ्तों के अंदर ही कमला की हालत और बिगड़ती गई। कमला को लगता था कि कोई उसके साथ है। वो बहुत डरी डरी रहने लगी, और छोटी छोटी चीजों पर भी वो रिएक्ट करने लग गई थी। और एक दिन फिर उसी सूखे कुएं में कमला की लाश मिली। उसकी मौत कैसे हुई किसी को पता नहीं, लेकिन कमला की मौत के बाद साहू परिवार में डर का माहौल था। उसके बाद शंकर अपने बेटे को लेकर इस गांव से चला गया। कहाँ गया कहाँ नहीं किसी को नहीं पता, लेकिन उसके जाने के बाद गांव वाले उस घर में कदम रखने से भी डरते थे। फिर समय के साथ साथ वो घर खंडर होता गया, और फिर शायद सरकार ने उस जमीन को अक्वायर कर लिया, और एक बार उस मतलब जेसीबी वगैरह से उस घर को पूरे को ढहा दिया। लेकिन वो जमीन और वो कुआं सालों से वैसे ही वीरान पड़े हुए हैं, और आज भी गांव वाले उस कुएं के आसपास जाने से डरते हैं। श्रद्धा की कहानी सुनने के बाद अरुण के मन में जो बेचैनी थी और जो डर था वो पूरी रात उसके साथ रहा, और वो ठीक से सो नहीं पाया। सुबह जब संदीप ने उसे जगाया, तरुण ने एक लंबी सांस लेकर खुद को थोड़ा नॉर्मल करने की कोशिश की। दोनों ने चाय पी, और वापस से दोनों मजदूरों के साथ उसी जमीन की ओर चल पड़े। जब वो जमीन पर पहुंचे तो मजदूर पहले से ही इधर उधर फैले काम कर रहे थे, लेकिन आज अरुण के मन में थोड़ी बेचैनी थी। अरुण ने चारों तरफ नजर दौड़ाई, और उसकी नजर खुद ब खुद उस पुराने सूखे छुपे हुए कुएं की तरफ चली गई। अरुण ने अपने कदम बढ़ाए और कुएं के पास जाकर खड़ा हो गया। थोड़ी देर बाद उसने कुएं के अंदर झांका तो अंदर सिर्फ अंधेरा और सन्नाटा था। तभी अरुण को एक मजदूर ने पीछे से बुलाया, तब जाके उसका ध्यान टूटा, और उसके बाद अरुण ने सोचा कि जितना जल्दी हो सकता है इस कुएं को भरवा देना चाहिए, ताकि इसका कोई निशान ही ना रहे। उसने सभी मजदूरों को इकट्ठा किया और कहा कि हम लोग इस कुएं में मिट्टी डाल के इसको भर देते हैं। लेकिन इतना सुनते ही सभी मजदूर एक दूसरे की ओर देखने लगे, और एक बुजुर्ग मजदूर बोला, हम उस कुएं के पास नहीं जाएंगे, वहां एक बुरा साया है। अरुण समझ गया था कि वो लोग इसकी बात बिल्कुल नहीं मानेंगे। उसने फिर से ये कहा कि ठीक है, कुएं के काम को बाद में देखते हैं, तुम लोग बाकी का काम निपटाओ। तो अरुण ने उस जगह की बाउंड्री करवाने के लिए ईंटें मंगवा रखी थी, और ईंटें वहां पर जमी हुई थी। वो लोग अपना काम करने लगे, और थोड़ी देर में वहां पर एक अजीब सी घटना हुई। एक मजदूर जब ईंटें उठा रहा था, तभी अचानक ईंटों का पूरा ढेर
बिना किसी वजह के उसके पास में गिर पड़ा। वो मजदूर बाल बाल बच गया, लेकिन सबने इसको मात्र एक हादसे के तौर पर देखा। किसी ने भी इसके ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। जब सूरज ढलने लगा, अरुण अपने काम के कागज समेट रहा था, तभी उसकी नजर एक चीज पर पड़ी। कुएं के आसपास कुछ टूटी फूटी ईंटें रखी थी और उन ईंटों के ऊपर गीले हाथों के निशान थे। ये देखकर उसने संदीप, जो कि गाड़ी के पास खड़ा था, उसे बुलाया और उसे उस तरफ इशारा किया। और जब वहां देखा तो वहां पर कुछ भी नहीं था। संदीप ने अरुण से कहा, तूने इसकी इतनी कहानी सुन ली ना, इसलिए तुझे वहम हुआ है। वैसे अब शाम का टाइम हो गया है, चलो घर चलते हैं। तो आज का दिन भी ऑफ करके ये लोग वापस घर की तरफ निकल पड़ते हैं और काम के अगले दिन शुरू होता है असली डर। दोनों दोस्त वापस से जमीन पर पहुंचे और वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि आज कुछ मजदूर नहीं आए थे। बिना बताए उन्होंने छुट्टी ले ली थी और जो आए थे उनके चेहरों पर भी डर साफ झलक रहा था। अरुण ने काम शुरू करवाया। मिट्टी की खुदाई, लकड़ी की माप, दीवार के लिए निशान, और सब अपना अपना काम करने लगे। लेकिन काम करते करते भी अरुण का मन बार बार कुएं की ओर जा रहा था। और आज एक अजीब बात और थी कि कुएं से हल्की हल्की बदबू आ रही थी। आज शाम होने से पहले ही सारे मजदूर धीरे धीरे काम खत्म करके जल्दी ही चले गए थे। मजदूरों के जाने के बाद वो जगह आज बिल्कुल शांत हो गई थी। जब सारे मजदूर चले गए तो अरुण उस कुएं के पास जाकर खड़ा हो गया और खड़ा होकर उस अंधेरे कुएं के अंदर झांकने लगा। वो उस कुएं की गहराई के अंदर खो गया था और थोड़ी ही देर के बाद अरुण को ऐसा महसूस हुआ कि जैसे उस कुएं के अंदर कोई बैठा है। और तभी अरुण को अपने पीछे से किसी के चलने की आवाज आई। वो तुरंत पलटा, लेकिन वहां पर कोई भी नहीं था। अरुण को वहां खड़ा देख संदीप भी अब उस कुएं के पास आ गया। और जब दोनों दोस्त कुएं में देख रहे थे तो उनको एक हल्की आवाज सुनाई दी। आवाज इतनी धीमी थी जैसे किसी ने बहुत मुश्किल से सांस लेते हुए बोला हो। उस आवाज को सुनकर संदीप इतना डर गया कि उसने अरुण का हाथ पकड़ उसे पीछे खींच लिया और उससे बोला, चल यहां से। अरुण ने भी वो आवाज सुनी थी और वो घबरा गया था और दोनों दोस्त बिना पीछे मुड़े वहां से भाग आए। दोनों घर पहुंचे, अपना खाना वगैरह खाया। उन्होंने कोई ज्यादा बातचीत नहीं की और फिर अपने अपने कमरों में सोने चले गए। आधी रात के आसपास अचानक से अरुण की आंख खुलती है और वो देखता है कि उसके कमरे का दरवाजा खुला हुआ है। वो सोचता है कि शायद संदीप की माँ देखने आई होगी, तो गलती से उन्होंने ही दरवाजा खुला छोड़ दिया है। वो उठता है और दरवाजा बंद करने जाता है, लेकिन जैसे ही वो दरवाजे के पास पहुंचता है वो देखता है कि घर के आंगन में कोई खड़ा हुआ है। उसे देखकर उसका दिल जोर जोर से धड़क लगता है, क्योंकि अरुण की आंखों के सामने एक लड़की की धुंधली परछाई खड़ी थी। उसके लंबे बाल उसके चेहरे पर थे, उसका शरीर पूरा भीगा हुआ था और ये वही लड़की थी जो उसने उस दिन सपने में देखी थी। अरुण तुरंत अपना दरवाजा बंद करने ही वाला होता है कि तभी से संदीप की चीखने की आवाज आती है। वो वापस सामने देखता है तो वो लड़की वहां से गायब हो चुकी थी और वो दौड़ता हुआ संदीप के कमरे के पास जाता है और उन्होंने पूछा कि वो क्यों चिल्लाया, तो उसने बताया कि उसने एक सपना देखा। और जब उसने अपना सपना अरुण को बताया तो वो सपना तो बिल्कुल वही चीज थी जो जस्ट अभी अभी अरुण ने देखी थी। अरुण ने अपनी बात संदीप से शेयर की और वो दोनों दोस्त पूरी तरह डर गए और वो रात भर सोए नहीं। दोनों एक दूसरे के पास बैठे रहे। संदीप को ये बात समझ में आ गई थी कि गांव वाले जो उस जगह के बारे में कहते हैं वो झूठ नहीं है। वो मजदूर जो डर रहे थे, जिन्होंने छुट्टी की थी, शायद उनके साथ भी कुछ हुआ जो आज इन दोनों के साथ हुआ है। ये एक साइन था जो इन्हें बता रहा था कि इस जगह से दूर रहो। अगर ये साइन सही टाइम पर समझ में आ जाए तो इंसान बच निकलता है, वरना वो फंस जाता है। दोनों दोस्तों ने अपने इस एक्सपीरियंस को एक दूसरे से डिस्कस किया और उसके बाद संदीप ने अरुण से कहा कि यार हमें किसी तांत्रिक की मदद लेनी चाहिए। उसने बताया कि जंगल के उस पार दूसरे गांव में एक तांत्रिक है, हमें उसके पास चलना चाहिए। ये दोनों दोस्त उस तांत्रिक के पास पहुंचे और वहां पहुंचकर जो भी कुछ हुआ उन्होंने सारी कहानी उस तांत्रिक को बताई। इनकी बात सुनकर उस तांत्रिक ने आंखें बंद कर ली और कुछ देर बाद बोला
कि तुमने उसकी जगह पर जाकर उसको छेड़ दिया है और इसी वजह से वो तुम्हें बार-बार दिखाई दे रही है और अगर तुमने उसकी जगह को नहीं छोड़ा, तो वो कुछ भी कर सकती है। अभी तो बस वो तुम्हारे आस-पास आई है, अगर वो एक बार तुम्हारे पीछे पड़ गई, तो तुम्हें बचाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। फिर संदीप ने पूछा, क्या इसका कोई उपाय है? तांत्रिक बोला, उपाय तो है और मैं उसे तुम्हारे ऊपर से हटाने की तो कोशिश कर लूंगा, उसे हटा भी दूंगा, लेकिन उस जगह से उसे अलग करना संभव नहीं होगा। वो उसकी जगह है, वो वहां शांति से रह रही है, किसी को परेशान नहीं कर रही है। वो कुआं और वो जमीन उसी की है, उसे नहीं छोड़ेगी और उस पर तुम कोई भी काम नहीं करवा सकते हो। अब उनकी ये बात सुनकर दोनों दोस्तों ने समझदारी दिखाई। उन्होंने जिद नहीं पकड़ी, जैसे कई लोग जिद पकड़ लेते कि नहीं नहीं आप तो इसको हटाओ, हम देख लेंगे, जो होगा वो होगा। दोनों ही दोस्तों ने कहा कि अच्छा ठीक है, आप बस हमारी मदद कीजिए, हम पर से इस प्रॉब्लम को हटाइए, फिर हम देखते हैं आगे क्या करना है। वो तांत्रिक उनके साथ उस कुएं वाली जगह पर गया। उसने उन दोनों को वहां बिठाया, फिर वहां पर उसने कुछ पूजा वगैरह की और पूजा वगैरह करने के बाद उसने उन दोनों के ऊपर से 2 काली मुर्गियों को वार कर उस कुएं के वहां उनकी बलि दी और दोनों मुर्गियों को कुएं के अंदर फेंक दिया। ये देखकर एक बार तो संदीप और अरुण भी घबरा गए, लेकिन तांत्रिक ने समझाया कि बलि के बिना ये उतारा पूरा नहीं होगा। ये बलि तुम दोनों के सिर से प्रेत बाधा को काटेगी। इसके बाद तांत्रिक ने दोनों को अभिमंत्रित लाल धागा बांधा और बोला कि अब सब ठीक हो जाएगा, लेकिन अब तुम इस जमीन से दूर रहो। ये एक प्रेत के अधीन है और इसका कुछ नहीं कर सकते। इसके बाद ये सभी लोग घर लौट आते हैं और अगले दिनों 2-3 दिन, मतलब ऐसा कुछ ज्यादा था भी नहीं उनके साथ हुआ था। अब उनको ना कोई सपना आ रहा था। अगली रात ये आराम से सोए और अरुण और संदीप को भी अब शांति मिल चुकी थी। अरुण ने संदीप से डिस्कशन किया और उसने कहा कि यार अगर इतनी प्रॉब्लम है जमीन में, तो मैं तो इस जमीन पर स्कूल नहीं बनाऊंगा। स्कूल बनाना मेरा और मेरे पिताजी का सपना है, लेकिन किसी ऐसी जमीन पर जो प्रेत बाधित है और जिसका प्रमाण, जिसका मतलब खुद मैं उसका एक्सपीरियंस कर चुका हूं, उस जमीन पर अब मैं ये शुभ कार्य नहीं कर सकता। मैं कोई और जमीन देखता हूं। कुछ दिनों बाद अरुण फिर से जिला अधिकारी से मिलता है, उन्हें सारी बात बताता है और अरुण की बात सुनने के बाद वो जो अधिकारी थे वो फिर से उसे एक नई जमीन देखने की बात कहते हैं और इसके करीबन 2-3 महीने बाद वो गांव से ही थोड़ा और दूर एक और जमीन के बारे में अरुण को बताते हैं और वहां पर अरुण अपनी स्कूल बनाने के लिए राजी हो जाता है। लेकिन वहां पर भी काम शुरू करने से पहले वो उन्हीं तांत्रिक को बुला के लाता है और उस जगह का उनसे पूरा इंस्पेक्शन करवाता है और जब वो ग्रीन सिग्नल देते हैं, उसके बाद अरुण अपने स्कूल का काम वहां पर शुरू करवाता है। और इसीलिए शायद कहते हैं कि जब आप कभी कोई जमीन, किसी घर या बड़ी चीज का सौदा करो, तो एक बार उस जगह का इंस्पेक्शन जरूर करवा लेना चाहिए। यहाँ तो अरुण की किस्मत अच्छी थी कि लोगों को उस जगह की हिस्ट्री पता थी। उसने पहले इग्नोर किया कि ये सब नहीं होता है, लेकिन जब खुद उसको एक्सपीरियंसेस होने लगे और जब वो एंटिटी उसको साइन देने लगी, तो उसने उन साइंस को इग्नोर नहीं किया। पढ़ा लिखा होने के बावजूद भी उसने इस चीज को एक्सेप्ट किया कि ऐसा कुछ हो सकता है। फिर जाकर उसने उसका पता किया, बातचीत की और जब उसे लग गया कि नहीं यार यहाँ पर दिक्कत आएगी आएगी, तो उसने उस जगह से मोह छोड़ दिया और यही सबसे सही तरीका होता है। जब आप किसी ऐसी जगह पर पहुंचते हो जहां पर पहले से कोई नेगेटिव एंटिटी है या फिर कोई नेगेटिव एनर्जी है, तो वो आपको साइन देती है, आपको आगाह करती है कि भाई यहां से चले जाओ। लेकिन जब आप उसको इग्नोर करते हो और इन साइंस को नहीं मानते हो, तब वो आपको अपना असली रूप दिखाती है, जो कि बहुत खतरनाक भी हो सकता है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या वाकई में कोई जगह इस तरह से शापित हो सकती है या ये सिर्फ और सिर्फ कहानियां होती हैं? अपने व्यूज हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हम लोग मिलते हैं अपनी अगली कहानी में, तब तक के लिए कीप लविंग, कीप लिसनिंग। जय हनुमान और जय श्री राम।